नमस्कार, मैं चंदन उपाध्याय आप सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। आज की क्लास में हम लोग बीए थर्ड सेमेस्टर के जिस महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करने वाले हैं वह है व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण। ये टॉपिक बीए थर्ड सेमेस्टर के यूनिट सेकेंड का पहला टॉपिक है। इसको आज की क्लास में हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण क्या होता है। देखिए, इसमें दो शब्द है व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण में। व्यक्ति है, व्यक्ति से तात्पर्य मनुष्य से है। अब प्रत्यक्षीकरण क्या होता है इसके बारे में हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम समझेंगे कि व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण क्या होता है। देखिए, प्रत्यक्षीकरण किसी वस्तु के अर्थपूर्ण ज्ञान को हम प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। जब किसी वस्तु के बारे में अच्छे से आप जान जाते हैं, समझ जाते हैं, तो उसे हम प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे व्यक्ति प्रत्यक्ष, जब व्यक्ति को आप ठीक तरह से जान जाएंगे, समझ जाएंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे? व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण कहेंगे। यानी कि किसी एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के प्रति क्या विचार है, क्या भाव है, क्या मनोवृत्तियाँ है, जब उसके आधार पे उसका वो प्रत्यक्षीकरण करता है तो उसे हम व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। तो आइए देख लेते हैं क्या होता है। देखिए, इसका अर्थ क्या है। जब हम किसी अन्य व्यक्ति के संपर्क में आते हैं, यानी कि उनसे मिलते हैं, तो यह जानने की कोशिश करते हैं कि वह दूसरा व्यक्ति कैसा है। सबके मन में ये होता है, जब किसी हम नए व्यक्ति से मिलते हैं तो हमें जानने की कोशिश करते हैं कि वह व्यक्ति कैसा है, उसकी मनोवृत्ति यानी कि उसका स्वभाव क्या है, उसके विचार क्या हैं इत्यादि के बारे में, उसकी विशेषता, उसका मतलब गुण क्या है, उसे कौन कौन सी चीज़ें मोटिवेट करती हैं, अभी प्रेरित करती हैं। दूसरे शब्दों में हम दूसरे व्यक्ति के बारे में एक विचार या छवि बनाते हैं। ठीक है, दूसरों के बारे में छवि बनाने की इस प्रक्रम को छवि निर्माण कहा जाता है और इसे ही व्यक्ति प्रतिक्षण के नाम से कहा जाता है। और इसे ही क्या है, व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण से नाम जाना जाता है। व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण किसी जीते जागते व्यक्ति का प्रत्यक्षण होता है, किसी निर्जीव वस्तु का नहीं। अतः व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण हमारे उन अनुक्रियाओं को प्रभावित करता है जिसके कारण हमारे प्रति उस व्यक्ति का व्यवहार भी प्रभावित होता है। एकदम सिंपल वे में आप समझिए कि व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण क्या होता है। देखिए, व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण में हम जब ये कह रहा है कि जब हम किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं, सभी मनुष्यों के अंदर ये स्वभाव होता है कि जब हम किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं तो उसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं कि उसका विचार क्या है, उसका स्वभाव क्या है, उसके गुण क्या है इत्यादि के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। तो जब इत्यादि के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं और इस कोशिश करने पे जब हमें कुछ प्राप्त होता है, कुछ जान जाते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं? हम व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। और यहाँ पे कहा गया है कि दूसरे व्यक्ति के बारे में एक विचार यानी कि राय या छवि बनाते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? छवि निर्माण कहते हैं। यानी आपके द्वारा किसी व्यक्ति के प्रति, यानी कोई व्यक्ति है, उसका क्या राय है, क्या विचार है, जो आप बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? छवि निर्माण कहते हैं। और ये छवि निर्माण की प्रक्रिया ही क्या है? व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण है। परिभाषा कुछ देख लेते हैं। देखिए, सेकेंड तथा बेकमैन 1964 कहते हैं कि व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, जिसके सहारे अन्य व्यक्ति के बारे में कुछ विचारों, मतों एवं भावनाओं का निर्माण किया जाता है। यानी कि व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति के बारे में हम अपने कुछ विचार बनाते हैं, कुछ मत बनाते हैं और कुछ भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं। जैसे जिस व्यक्ति के बारे में आप पहले से जानते हैं तो उसके बारे में आपका व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण पहले से बना है। जैसे महात्मा गांधी के बारे में आपसे पूछा गया था तो महात्मा गांधी के बारे में आपका प्रत्यक्षीकरण है कि वो अहिंसावादी थे, देश को आज़ाद कराने में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। तो ये क्या हुआ? ये व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण हुआ। दूसरा परिभाषा फेल्डमैन कह रहे हैं कि दूसरों के संबंध में समस्त छवि बनाने में विशिष्ट गुणों पर व्यक्ति द्वारा जिस ढंग से ध्यान केंद्रित किया जाता है उसे व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। यानी कि ये कह रहे हैं कि दूसरे व्यक्ति का हम अपने मन में जो छवि बनाते हैं और छवि के आधार बनाते हैं, उसके विशिष्ट स्थूल गुणों, यानी कि वह गुण जो उसमें विशेष रूप से दिखाई दे रहा है उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं और उसी आधार पे हम क्या है अपना विचार या राय उसके प्रति बनाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण। आगे देखते हैं, ये अर्थ और परिभाषा हुआ। आप देखते हैं कि व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण में अशाब्दिक संकेतों का महत्व। अशाब्दिक शब्द मतलब जो कि लिखित रूप में नहीं है, यानी शब्द का प्रयोग उसमें नहीं है, उसका क्या महत्व है व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण में? देखिए, शारीरिक डील डॉल एवं रंग रूप,
जैसे ही आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो पहले क्या करते हैं आप, पहले उसका क्या है फिजिकल अपीयरेंस यानी कि शारीरिक रंग रूप के आधार पर उसका पहले आप प्रत्यक्षीकरण करते हैं। जैसे आप सामान्य वे में किसी व्यक्ति को आप देखें तो अगर वो जो है कि गोरे रंग का है तो आप जो है ये बना लेते हैं कि वह व्यक्ति का स्वभाव भी अच्छा होता है। अगर व्यक्ति वो जो है काले रंग का है तो वह आप बना लेते हैं स्वभाव, आप अपने मन में विचार बना लेते हैं कि वह व्यक्ति क्या है अच्छे स्वभाव का नहीं होगा। लेकिन हकीकत में ऐसी बात नहीं होती है, क्योंकि फिजिकल अपीयरेंस के आधार पर आप किसी व्यक्ति के बारे में कोई भी राय या विचार नहीं बना सकते जब तक कि उस व्यक्ति के साथ आप अंतःक्रिया न करें। तो ये कह रहा है कि जब हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो उसका प्रत्यक्षीकरण पहले शारीरिक डील डॉल यानी कि वो देखने में पतला है या हष्टपुष्ट है और क्या है उसका रंग रूप क्या है, गोरा है या काला है, तो पहला इसके आधार पे हम करते हैं। दूसरा नेत्र संपर्क, नेत्र संपर्क के आधार पे भी हम व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण करते हैं। जैसे किसी व्यक्ति से हम मिल रहे हैं, अगर वो हमसे आँखों में देखकर बात कर रहा है तो हम ये अनुमान लगा लेते हैं कि वो व्यक्ति क्या है कॉन्फिडेंट है, बहुत ज़्यादा मतलब आत्मविश्वासी है। या आप इसको ऐसे समझिए कि नेत्र संपर्कों का यानी कि नेत्र से जो हम क्रियाएं करते हैं उससे भी व्यक्ति क्या है समझ जाता है कि उस व्यक्ति का स्वभाव कैसा है या व्यवहार कैसा है। जैसे इसमें बहुत ही फेमस दोहा है कृष्ण जी का, राधा जी के साथ सभी सभा में बैठे तो उनका प्रसंग ये था कि कहत नरत रिजत खिजत मिलत खिलत लज्जात भरे भवन में करत हो नैनों से बात, यानी कि नेत्रों के माध्यम से भी क्या है व्यक्ति का प्रत्यक्षीकरण आसानी से हो जाता है। तीसरा है आनंद अभिव्यक्ति संवेग एवं मनस्थिति। आनंद अभिव्यक्ति मतलब उस व्यक्ति की भाव भंगिमा फिजिकल गेस्चर क्या है उसके आधार पर भी हम अनुमान लगा लेते हैं कि व्यक्ति कैसा है। अगर व्यक्ति जो है बहुत उसकी आँख चढ़ी हुई है, आँख लाल है और बहुत वो क्या है गंभीर है, तो हम ये सोचते हैं कि व्यक्ति क्या है क्रोधित स्वभाव का व्यक्ति है। ठीक, और क्या है उसके संवेग यानी संवेगों की अभिव्यक्ति कैसे कर रहा है अपने मुख मुद्राओं के माध्यम से, और उसकी मन स्थिति यानी कि उसकी मनोवृत्ति कैसी है उसके आधार पर भी हम व्यक्ति का प्रत्यक्षीकरण करते हैं। तीसरा है हाव भाव, ठीक, मुद्रा तथा गतिविधि। हाव भाव क्या है उसका जो है फिजिकल पोस्चर है यानी कि वो किस तरह से चीज़ों की प्रतिक्रियाएँ करता है, अनुक्रियाएँ करता है, कैसे बैठता है, कैसे उठता है, कैसे चलता है, उसके आधार पे भी हम ये पता कर लेते हैं कि वो व्यक्ति, उसके आधार पे भी हम पता करते हैं कि वह व्यक्ति कैसा है। और उसके बाद उसकी गतिविधि, वो चलने की प्रक्रिया, ठीक है, और फिजिकल कई अपीयरेंस के माध्यम से भी हम पता लगा लेते हैं कि वह व्यक्ति कैसा है। अगला है वाचिक गुण तथा पोशाक, यानी कि हम दूर से ही उसके जो है बोलने की कला के हिसाब से हम ये पता लगा लेते हैं कि यह व्यक्ति का स्वभाव कैसा है। अगर वो जो है कर्कश आवाज़ में किसी व्यक्ति से बात कर रहा है तो हम ये अनुमान लगाते हैं कि वो व्यक्ति क्रोधी स्वभाव होगा। वही अगर वह व्यक्ति मधुर स्वभाव में, मधुर आवाज़ में किसी से बात कर रहा है तो हमें अनुमान लगा लेते हैं कि वो व्यक्ति अच्छा स्वभाव होगा। अब पोशाक पहनावे से जब हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो सबसे पहले उसके हम जो है शारीरिक डील-डॉल रंग रूप को देखते हैं, उसके बाद उसके पहनावे से भी हम व्यक्ति का अनुमान आकलन लगा लेते हैं। जैसे कोई व्यक्ति जो है वेल मेंटेन्ड, वेल ड्रेस्ड है तो अनुमान लगाते हैं कि वो व्यक्ति रिच होगा। कोई व्यक्ति फटा पुराना पहना है तो हम ये अनुमान लगा लेते हैं कि वो व्यक्ति गरीब होगा। स्पर्श, किसी व्यक्ति के टचिंग सेंस से हम जो है पता लगा लेते हैं कि वो व्यक्ति का स्वभाव कैसा होता है। अगर कोई व्यक्ति जो है गुड टच करता है तो हमें अनुमान लगा लेते हैं कि वो व्यक्ति जो है स्वभाव का अच्छा होगा। अगर किसी व्यक्ति का टच करने का जो प्रक्रिया है वो अच्छा नहीं है तो हम भी अनुमान लगाते हैं ये व्यक्ति अच्छी छवि का नहीं है। तो ये व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण में अशाब्दिक संकेतों का महत्व हुआ जिसके आधार पर हमने बात किया था। अब अगला क्या है, व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण में प्रत्यक्षणकर्ता के गुणों का महत्व, यानी कि जो व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण कर रहा है उसके गुणों का महत्व क्या है, वो किन किन आधारों पर किसी व्यक्ति का प्रत्यक्षीकरण करता है। सबसे पहला तो पूर्वाग्रह एवं विभेद। पूर्वाग्रह क्या होता है, किसी व्यक्ति के प्रति पहले से ही बना ली गई धारणा को क्या कहते हैं, हम पूर्वाग्रह कहते हैं। अब विभेद क्या कहते हैं, गरीब अमीर के प्रति भेद, उच्च जाति निम्न जाति के प्रति भेद,
और तमाम चीज़ों के प्रति जब हम जो है भेदभाव करते हैं तो उसे हम कहते हैं विभेद। इसके आधार पर भी हम क्या है व्यक्ति के प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। जैसे कई ऐसे धर्म के व्यक्ति हैं जिसके बारे में हम बिना जाने बिना उनसे मिले ही अनुमान लगाते हैं कि ये व्यक्ति निश्चित ही अच्छा नहीं होगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। दूसरा है संज्ञानात्मक, यानी कि व्यक्ति के संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के आधार पर भी हम किसी व्यक्ति का आकलन या व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण कर लेते हैं। संज्ञानात्मक प्रक्रिया क्या हुई? संज्ञानात्मक प्रक्रिया मतलब उसका ज्ञान कितना है, उसका क्या है, वो किसी व्यक्ति का प्रत्यक्षीकरण कैसे कर रहा है, उसके ध्यान देने की प्रक्रिया कैसी है, इसके आधार पर भी हम क्या है व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण करते हैं। सामवेगिक स्थिति यानी कि उसकी संवेगों की जो स्थिति है वो कैसी है, ठीक है। इमोशंस यानी कि उसमें जो है संवेग की स्थिति सामान्य है या संवेग उसका जो है बदल रहा है, तो उसके आधार पर भी हम किसी व्यक्ति का प्रत्यक्षीकरण करते हैं। सत्तावादी व्यक्तित्व, कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कि सत्तावादी व्यक्तित्व के होते हैं, यानी कि वो बहुत ही रौबदार होते हैं, वो दिखावा करते हैं, तो उसके आधार पर भी हम किसी व्यक्ति का प्रत्यक्षीकरण करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है जो है महंगी सी गाड़ी में और जो है नेताओं वाला पेश पोशाक पहन के आया, तो उसको हम अनुमान लगा लेते हैं कि ये व्यक्ति जो है रिच फैमिली से है और ये सत्तावादी इसका व्यक्तित्व है, ठीक है। पांचवा है उम्र विभिन्नता। उम्र विभिन्नता मतलब जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती जाती है उसकी मैच्योरिटी लेवल यानी कि परिपक्वता स्तर भी बढ़ती जाती है और वो लोगों के बारे में गहराई से जाकर प्रत्यक्षीकरण करता है, तो ये भी व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण को प्रभावित करता है। यौन विभिन्नता, यौन विभिन्नता यानी कि जेंडर की जो डिफरेंसेस हैं पुरुष महिला, इसके आधार पर भी हम व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण करते हैं। तो ये व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण में प्रत्यक्षीकर्ता के गुणों का महत्व हुआ। अगला है व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण के सामान्य नियम कुछ होते हैं, इसको देख लेते हैं। पहला नियम है हम किसी व्यक्ति के न्यूनतम सूचना के आधार पर उसके शील गुणों का अनुमान, यानी किसी व्यक्ति के बारे में पूरा जाने ही हम क्या है पहले अपने मन में उसका प्रत्यक्षीकरण बना लेते हैं। न्यूनतम शील गुणों, न्यूनतम जानकारी के आधार पर हम उसका एक छवि अपने दिमाग में बना लेते हैं। व्यक्ति के समझ पक्षों पर ध्यान नहीं देते हैं, यानी कि जब आप किसी व्यक्ति का प्रत्यक्षीकरण करते हैं, नए व्यक्ति से मिलते हैं, तो तुरंत उसका जो इम्प्रेशन होता है वो तुरंत आपके दिमाग में बन जाता है कुछ ही अंतक्रियाओं के बाद, जबकि उसके हम तमाम पक्षों पर ध्यान नहीं देते हैं। तीसरा है सूचनाओं को संसाधित करना। अगर किसी व्यक्ति को अच्छे से हमको उसका प्रत्यक्षीकरण करना है, जानना है, समझना है, तो तमाम प्रकार की जो सूचनाएं हैं उनको अच्छे से हमको जांचना परखना होगा, तब उसके आधार पर उस व्यक्ति के बारे में कोई आप राय या विचार बनाइए। अगला है चौथा, संज्ञानात्मक संरचनाओं का उपयोग करके व्यवहार को समझना। हम विभिन्न प्रकार के अपने संज्ञानात्मक यानी कि संज्ञान में प्रत्यक्षीकरण अवधान स्मृति होता है, यानी कि हमारे दिमाग में अमुक व्यक्ति से के प्रति या अमुक घटना के प्रति पहले से जो चीज़ स्टोर है उसके वो प्रभावित करता है किसी व्यक्ति का प्रत्यक्षीकरण करने में। और उसके बाद क्या है किसी व्यक्ति की जो है भावनात्मक, सामाजिक, आर्थिक तमाम फैक्टर जो है निर्धारित करता है। वो व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति का प्रत्यक्षीकरण कर रहा है उसकी सामाजिक आर्थिक स्थिति क्या है, वो कैसे वातावरण में पला है, इत्यादि फैक्टर जो है प्रभावित करते हैं किसी व्यक्ति का प्रत्यक्षीकरण करने में। तो ये बात हुआ व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण के सामान्य नियम के बारे में। आज की क्लास में हमने जाना कि व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण क्या होता है, इसका अर्थ परिभाषा क्या है, इसमें अशाब्दिक संकेतों का महत्व क्या है, और उसके बाद व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण में प्रत्यक्षणकर्ता के गुणों का महत्व क्या है, और साथ ही सामान्य नियम के बारे में जाना। अगले क्लास में हम बात करेंगे छवि निर्माण की प्रक्रिया कैसे होती है, यानी कि किसी व्यक्ति के मन में किसी व्यक्ति की तस्वीर कैसे बनती है, इसके संबंध में हम चर्चा करेंगे, जो आपके सेकेंड यूनिट का लास्ट टॉपिक होगा। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।